नमस्कार, मैं हूं ए.के. अरुण और आप देख रहे हैं मेरा वीडियो देश का स्वास्थ्य मेरे साथ। दोस्तों, आपको भी लग रहा होगा कि पिछले 8-9 महीनों से कोरोना वायरस के इर्द गिर्द मैं बातें कर रहा हूं, लेकिन दोस्तों ये वायरस के बहाने जो बातें मैं आपसे कर रहा हूं वो बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी इसलिए है कि वो आपकी सेहत से जुड़ी हैं, आपके भविष्य से जुड़ी हैं। जो बातें मैं आपसे कर रहा हूं इसका संबंध आपके जीवन और समाज, देश और इस तरह से आप कह सकते हैं कि पूरी दुनिया के लोगों के भविष्य से जुड़ा है। अब तक हम बीमारियों की बात कर रहे थे, उन बीमारियों की वजह से दूसरी जो समस्याएं थी उसकी चर्चा कर रहे थे, जन स्वास्थ्य के बहुत सारे जरूरी मुद्दों पर हमने बातचीत की अपने पुराने वीडियो में। लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से मैं वैक्सीन्स की बात कर रहा हूं और ये बात इसलिए भी जरूरी है कि पिछले कुछ हफ्तों से वैक्सीन की चर्चा बहुत जोरों पर है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और हमारे देश में। वैक्सीन को लेकर जो बहसें हैं, जो चर्चा है, उसके पीछे की सच्चाइयां क्या हैं वो आपको जानना जरूरी है। क्योंकि दोस्तों देखिए, अंततः ये मामला आपकी सेहत से जुड़ा है, आपकी सेहत के साथ साथ आपकी जेब से जुड़ा ये मामला है। और आपको मालूम है कि पिछले कुछ वर्षों में हिंदुस्तान के लोगों की रोज़गार की जो स्थिति है, उनकी आमदनी की जो स्थिति है, उनके काम धंधे की जो स्थिति है, वो कोई बहुत अच्छी नहीं है। हम सब जानते हैं, हम सब वाकिफ़ हैं एक दूसरे के आर्थिक स्थिति से। आप कह सकते हैं कि लगभग पूरा देश एक आर्थिक संकट के दौर से भी गुजर रहा है। महामारी का तो संकट है ही, लेकिन हम एक आर्थिक संकट के दौर में भी जी रहे हैं। ये तो अलग बात है कि हमारे देश में खेती और छोटे छोटे उद्योगों का इतना बड़ा जाल है, व्यक्तिगत स्तर पर जो उद्योग हैं, पारिवारिक स्तर पर जो उद्योग हैं, उसका इतना बड़ा नेटवर्क है कि हम भूखमरी की स्थिति में नहीं पहुंचे हैं, लेकिन हमारी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। किसी तरह से हमारा जीवन चल रहा है, किसी तरह से हम अपने दैनिक ज़रूरतों की चीज़ें पूरी कर पा रहे हैं। अब देखिए ना, आज हमारे किसान अपनी मांगों को लेकर पूरे देश में आंदोलित हैं। दिल्ली के चारों तरफ किसानों ने घेर रखा है। ये अलग बात है कि उनका आंदोलन बहुत शांतिपूर्ण है और उनकी जो मांगे हैं वो एमएसपी को लेकर है, और भी जो सरकार ने अभी हाल ही फिलहाल में 3 नए कानून किसानों को लेकर जो पास किए हैं संसद में, उस पर उनकी आपत्ति है। उनका कहना है कि उनसे पूछा नहीं गया और सरकार कह रही है कि हमने ये सारे कानून उनके भले के लिए हम लेके आए हैं। तो खैर, ये तो एक अलग विषय है। लेकिन आज जो हम बात वैक्सीन्स पर कर रहे हैं उसका हमारे फूड सेफ्टी से जुड़ाव है, उसका हमारे लोगों से जुड़ाव है, खास करके उन किसानों से जुड़ाव है जो इस देश में लगभग 70% हैं जनसंख्या में। उनकी जो अर्थव्यवस्था है वो खेती है और खेती से जुड़े दूसरे छोटे मोटे उद्योग हैं। दोस्तों, अभी जो बात चल रही है वो वैक्सीन को लेकर चल रही है और वैक्सीन को लेकर एक कंट्रोवर्शियल बात भी बहुत सामने आ गई है। अभी महज 1-2 दिन पहले हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अब उनके कोरोना पॉजिटिव होने का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं कि ठीक 15 दिन पहले उनको एक वैक्सीन जिसका ट्रायल तीसरे चरण में है वो एक वॉलंटियर के रूप में उनको इंजेक्ट किया गया था। यानी कि उन्होंने अपने आप को वॉलंटियर किया था कि इस वैक्सीन का फाइनल ट्रायल मुझ पे किया जाए, इसका जो एक महत्वपूर्ण शॉट है वो मुझे दिया जाए, और उन्होंने टीका लगवाया था। उस टीका लगाने के 15 दिन के बाद वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए। उन्होंने अपने ट्वीट में अपने उन सभी मित्रों को और उनके संपर्क में आने वाले सभी लोगों को आगाह किया था कि मैं कोरोना पॉजिटिव हो गया हूँ, आप लोग जो भी मेरे संपर्क में पिछले कुछ दिनों में आए हैं, आप लोग अपने आप को आइसोलेट कर लें। तो दोस्तों, ये एक आशंका है। इसी के ठीक पहले एक और आशंका थी। चेन्नई के एक नौजवान ने एक वैक्सीन बनाने वाली बहुत बड़ी कंपनी के ऊपर 5 करोड़ का मुकदमा ठोका है। उस लड़के का कहना है कि इस वैक्सीन की वजह से उसकी मानसिक हालत खराब हो गई है, उसके सेहत पे बहुत बुरा असर हुआ है, और वो ये मान रहा है कि इस वैक्सीन ने उसके शरीर पर प्रतिकूल असर डाले हैं जिसकी उसको उम्मीद नहीं थी। और कंपनी ने भी उनको संभवतः वैक्सीन के ट्रायल से पहले, जब उसको वॉलंटियर के रूप में उनका नामांकन हुआ था, तो कंपनी ने जो करार किए थे उस करार के तहत ये सब चीज़ें
होना एक तरह से नकारा गया था। तो ये जो वस्तु स्थिति है, उन वस्तु स्थिति के मद्देनज़र अब ये आशंकाएं खड़ी हो गई हैं कि क्या जो वैक्सीन्स बहुत जल्दी लॉन्च होने वाले हैं, क्या उनकी प्रामाणिकता इंटैक्ट है, क्या वो प्रामाणिक वैक्सीन हैं, क्या वो निरापद हैं, यानी कि उनमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। अब ये सारे सवाल खड़े हो गए हैं। इसकी वजह से आम लोगों में भी चिंता है और वैज्ञानिकों में भी चिंता है। मैं आज के इस वीडियो में यही सब बातें आपसे शेयर करूंगा। मेरा इरादा वैक्सीन के प्रति आपको उत्तेजित करने का नहीं है। मेरा इरादा वैक्सीन से संबंधित जो जानकारियां समाचार माध्यमों से, जो जानकारियां प्रामाणिक वेबसाइट्स से आ रही हैं, उन्हीं जानकारियों को आपसे शेयर करने का है। दोस्तों, आपको पता है कि किसी भी वैक्सीन के ट्रायल में जोखिम होते हैं और ये सब जानते हैं। मैं आपको एक कोट कर दूं। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में, वहाँ मेडिकल कॉलेज भी है, वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज, वहाँ पे कम्युनिटी मेडिसिन के प्रमुख हैं प्रोफेसर जुगल किशोर। वो कहते हैं, उन्होंने कई बार अपना वक्तव्य भी दिया है और खुल के कहते हैं कि देखिए, एक छोटी सी दवा से लेकर विटामिन की गोली तक, इन दवाओं के सेवन में इस बात को मान के चलिए कि इसमें साइड इफेक्ट होता है। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि कोई भी दवा निरापद है, कोई भी दवा हार्मलेस है, किसी भी दवा में कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो ये मान के चलिए कि चाहे वो सामान्य कॉमन कोल्ड की दवा हो या किसी बड़ी गंभीर बीमारी की दवा हो, उसमें साइड इफेक्ट होता है। इसलिए यह आप मान के चलें कि जो वैक्सीन्स आप लगाएंगे, जिसके बारे में कंपनियों के अपने अपने दावे हैं, उसमें भी साइड इफेक्ट है। और इस नोट के साथ, इस काउशंस के साथ, और ये काउशंस लिखे होते हैं वैक्सीन्स पर, आप पढ़ भी सकते हैं। आजकल इंटरनेट के ज़माने में सब कुछ, सारी जानकारियां उपलब्ध है, बस सही सूचना के स्रोत तक पहुंचने की आपको ज़रूरत है, आपको पता लग जाएगा। और चूंकि ये वैक्सीन अभी नया है, इसलिए इसके बारे में बहुत प्रामाणिक रूप से कहा भी नहीं जा सकता, बहुत ज़्यादा लिटरेचर्स अवेलेबल भी नहीं है। लेकिन जो वैज्ञानिक संगठन हैं, जो शोध संगठन हैं, जो इस पर काम कर रहे हैं, जिन्होंने अनुभव किया है, उनकी जो बातें सामने आ रही है, वही बातें मैं आपसे साझा कर रहा हूं। कोरोना संक्रमण को लेकर जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, जो व्यवस्थाएं हैं, वहां भी काफी तीखी बहस है। माना यह जा रहा है कि स्वास्थ्य सुविधाओं पर जो गरीब देश हैं वो बहुत कम खर्च करते हैं, लेकिन जो अमीर देश हैं वो थोड़ा ज़्यादा खर्च करते हैं। लगभग 3 से 5% उनकी जीडीपी का खर्च होता है गरीब देशों में या विकासशील देशों में। लेकिन जो अमीर देश हैं वो तो 8 से 9% या कभी कभी कुछ देश तो 11% भी खर्च करते हैं। अमेरिका में लगभग 17% खर्च स्वास्थ्य सेवाओं पर हो रहा है। जाहिर है कि इसमें दवा, शोध और तमाम चीज़ें जुड़ी हैं। आपको मैं एक चीज़ और बता दूं, आपको बहुत हैरानी होगी कि दवाओं के उत्पादन और शोध से जुड़े कामों में पूरी दुनिया में लगभग 20 करोड़ लोग लगे हैं। आप सोचिए कि कितना बड़ा बाजार है। और ये 20 करोड़ लोग आपके लिए दवाएं उपलब्ध कराते हैं, दवाओं पर शोध करते हैं, वैक्सीन्स पर शोध करते हैं, और तब जाकर दवा आप तक पहुंचती है। लेकिन इतना बड़ा उद्योग, और इसमें पैसा कितना लगा, यह क्षेत्र लगभग 22 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा मुनाफा कमाता है। यानी कि दवाओं पर शोध और दवाओं के निर्माण में लगी कंपनियां 22 लाख करोड़ से ज़्यादा मुनाफा कमाती हैं। जाहिर है कि कोरोना काल में दुनिया में जो सेहत का बाजार है वो भी बढ़ा है। एक नए किस्म की चुनौती सामने आई, तो उससे रिलेटेड दवाओं का विपणन भी बढ़ा, उसकी मार्केटिंग बढ़ी, उसकी उपयोगिता बढ़ी, उसकी खपत बढ़ी। तो जाहिर है कि ये दिन प्रतिदिन दवा बाजार बढ़ता जा रहा है और उसमें वैक्सीन्स या दवाओं के शोध का काम भी बढ़ रहा है। इसके अलावे चिकित्सा सेवा में कुछ नए आयाम जुड़े हैं, खास करके कोरोना काल में। अगर हम उसका जिक्र करें तो कोरोना काल में जैसे रिमोट मेडिकल कंसल्टेशन सिस्टम या रिमोट मेडिकल कंसल्टेशन मॉनिटरिंग, ये सब चीज़ें जुड़ गई हैं, जिसको आप ई मेडिसिन कह सकते हैं, जिसको आप इंटरनेट मेडिसिन कह सकते हैं। ये सारी चीज़ें जुड़ गई हैं। तो ये सब एक नया एक क्षेत्र दवा के क्षेत्र में आ गया है। मिकिन्जी नाम की एक कंसल्टेंसी कंपनी है, ये कह रही है कि टेलीमेडिसिन, ऑनलाइन दवा सप्लाई आदि का कारोबार लगभग 25 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 2024 तक 44 लाख करोड़ रुपए का हो जाएगा। तो
एक तरीका भी बदला है। अब डॉक्टर के पास जाकर कंसल्टेशन की जरूरत नहीं है। अभी आपको अगर किसी सुपर स्पेशलिस्ट की कंसल्टेशन चाहिए तो आपको उनके वेबसाइट पर जाकर अपॉइंटमेंट लेने होंगे, उनकी फीस ऑनलाइन पे करनी होगी, फिर आपको अपॉइंटमेंट कंफर्म होगा, फिर आप जाकर उनसे या तो फिजिकली जाकर इलाज कराएंगे या वीडियो कॉन्फ्रेंस पर उनकी सेवाएं ले सकेंगे। तो ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो है एकदम बदल रहा है, और ऐसे दौर में बदल रहा है जहां पर हिंदुस्तान में मैं मानता हूं कि तमाम डिजिटलाइजेशन, मोबाइल, कंप्यूटर्स के आ जाने के बावजूद भी लगभग 70% लोग अभी भी बहुत फैमिलियर नहीं है इंटरनेट के इस तरह की सेवाओं के। वो इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन वो उनकी मजबूरी है। डिजिटल पेमेंट का सिस्टम हो या डिजिटल कंसल्टेशन का सिस्टम हो, वो कोई बहुत खुले दिल से इसको स्वीकार नहीं कर पा रहे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इस पृष्ठभूमि में ये जो हमारा वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है वो हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। दोस्तों, लगभग पूरे दुनिया में तकरीबन 200 से ज़्यादा 212 वैक्सीन पर शोध चल रहा है। कोरोना वैक्सीन के संदर्भ में मैं बात कर रहा हूँ, और उनमें से 10 ऐसी वैक्सीन हैं जिनका क्लिनिकल ट्रायल 3rd स्टेज में है, यानी कि वो फाइनल दौर में है। अगले कुछ महीनों में वो वैक्सीन मार्केट में आ जाएंगे। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जो वैक्सीन्स की ज़रूरत है पूरी दुनिया को, उसके बारे में वैज्ञानिक कह रहे हैं कि अगर ये सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा तो वैक्सीन्स को पूरी दुनिया में पहुंचाने में अभी भी 4 वर्ष लगेंगे, यानी 2024 तक ये वैक्सीन्स लोगों तक पहुंच पाएंगे, और उसमें भी पूरी दुनिया की आबादी का मुश्किल से 60%, 50 से 60% ही कवर हो पाएगा। तो इसलिए बहुत ज़्यादा उत्साहित होने की ज़रूरत नहीं है, और मुझे लगता है कि आपको धीरज से उन तमाम बातों पर गौर करना चाहिए। जब एक मुकम्मल वैक्सीन आए तभी आपको वैक्सीन के प्रति आकर्षित होना चाहिए। एक छोटी सी जानकारी मैं आपको दे दूं कि यूनिसेफ का ये कहना है कि 2021 में अभी जो स्थिति है, तो जो पहली खेप आएगी वैक्सीन्स की, उसका उपयोग वो 100 उन देशों में करेंगे जहां की स्वास्थ्य सेवाएं बहुत बदतर हालत में है, और वो छोटे छोटे देश हैं। तो जाहिर है कि 100 ऐसे देशों में पहले खेप की वैक्सीन जाएगी, और वो यूनिसेफ, चूंकि यूनिसेफ की यही काम है, यूनिसेफ बच्चों के सेहत को लेके काम करता है, यूनिसेफ का काम वैक्सीन को लेके है, तो जाहिर है कि बाकी लोगों तक पहुंचने में 2021 का अंतिम महीना मान लें या फिर 2022 के शुरुआती दौर में ये वैक्सीन पहुंच पाएगी। तो इसलिए हमें बहुत ज़्यादा उत्साहित होने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें जरूर इस तरह की सूचनाओं पर नज़र रखनी चाहिए। इस दौर में मैं आपको एक छोटी सी जानकारी और दे दूं, हालांकि वो जानकारी आपको लग सकता है कि वैक्सीन से अलग है, लेकिन वो जानकारी बहुत अहम है। देखिए, कोरोना काल में लोगों में तनाव के बहुत सारे मामले देखे गए हैं। जापान का एक उदाहरण है, जापान से एक आंकड़ा आया है, वो बहुत ही डरावने वाला है। कहा यह जा रहा है कि एशिया के सबसे अमीर देश जापान में कोरोना से दहशत और अन्य कारणों से खुदकुशी कर रहे लोगों की तादाद बहुत बढ़ गई है। विगत अक्टूबर महीने में जापान में लगभग 2153 लोगों ने खुदकुशी की है। अब आप अंदाजा लगाएं कि सिर्फ एक महीने में इतनी खुदकुशी करने वाले लोग, वो मतलब ऐसी क्या स्थिति बन गई। और सबसे अमीर देश है वो, एशिया का सबसे अमीर देश है वहाँ। लेकिन जो परिस्थितियां हैं, हालांकि जापान में आत्महत्या का जो हिस्ट्री है वो कोई बहुत नया नहीं है, पहले से भी वहाँ आत्महत्या होती रही हैं, लेकिन एक महीने में 2000 से ज़्यादा लोगों का आत्महत्या कर लेना, जाहिर है उसका कोरोना वायरस संक्रमण से एक रिश्ता जुड़ता है। तो उसमें कई सारी चीज़ें, एकाकीपन है, डर है, आर्थिक स्थिति में कमी आ जाना, ये सारी परिस्थितियां भारत में उपलब्ध हैं। तो मैं एक समाज विज्ञानी होने के नाते, एक जनस्वास्थ्य कार्यकर्ता होने के नाते इस चिंता में हूं कि कहीं इन परिस्थितियों में, जापान जैसे संपन्न देश में जब लोग आत्महत्या कर रहे हैं, तो यही परिस्थितियां अगर भारत में हुई तो यहाँ पर लोगों की क्या स्थिति होगी। तो इसलिए मुझे लगता है कि हम लोगों को आगाह कर देना चाहिए, हम लोगों को सतर्क रहना चाहिए कि हमारे आसपास में यदि तनाव बढ़ रहा हो, हमारे आसपास में यदि बीमारी को लेकर एक आशंका बढ़ रही हो, अगर हमारे आसपास के लोगों में उनके जीवन के प्रति कोई शंका बढ़ रही हो, उनको लगे कि अब जीवन उनका जूभर होता जा रहा है, तो वो फिर आत्महत्या की तरफ बात जाती है।
ऐसे में हमें सतर्क रहना चाहिए, हमें ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि हम लोगों को भरोसा दिला सकें, लोगों को उम्मीद दिला सकें, लोगों को जीवन जीने का जो मादा है वो उनका हम फिर से रिचार्ज कर सकें, पैदा कर सकें, ताकि लोग इस तरह की आत्महत्या के पीछे ना भागें। अब मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूं। अभी भारत सरकार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, मैं भारत सरकार के केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव का जिक्र करता हूं, श्री राजेश भूषण जी ने अभी एक बात बहुत स्पष्टता से कही है। उन्होंने कहा है कि सरकार कभी भी ये नहीं कह रही कि ये टीकाकरण हम पूरे देश में करेंगे, यानी कि कोरोना का वैक्सीन पूरे देशवासियों को लगाया जाएगा, ये सरकार ने बहुत साफ कर दिया है। अब सरकार का ये कहना कि सरकार टीका लगाएगी, लेकिन उन जगहों पे लगाएगी जहां पर कोरोना वायरस के संक्रमण के फैलने की एक कड़ी है, यानी कि वो उस कड़ी को तोड़ने के लिए टीका का उपयोग करेंगे। तो इसलिए हमारे देशवासियों को मैं ये भी बताना चाहता हूं कि आप इस मुगालते में ना रहें कि कोई टीकाकरण शुरू हो जाएगा मास टीकाकरण की तरह, और उसमें आप सब लोग टीका लगा लेंगे तो कोरोना से आप बच जाएंगे। कोरोना से बचने के लिए मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि कोरोना से बचाव के बहुत 3 छोटे छोटे उपाय हैं, जिसमें एक पैसा खर्च नहीं होना। वह है कि 5 से 6 फीट की दूरी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच में, जब भी आप बाजार निकलते हैं, सड़क पर निकलते हैं, तो ये दूरी बनाए रखें। मुंह को एक मुकम्मल मास्क से ढक के रखें। कपड़े का मास्क आप अपने घर में बना सकते हैं, खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं। और जब घर लौटें तो अपने हाथ को 20 से 30 सेकेंड तक बढ़िया से साबुन से धो लें। तो ये एहतियात बरत के आप कोरोना के वायरस से बच सकते हैं। अब दोस्तों, एक छोटी सी बात मैं आपसे करना चाहता हूं कि अभी जो माफ़ कीजिएगा, जो वैक्सीन्स को लेकर जो कंट्रोवर्सी आई है कि वैक्सीन्स के साइड इफ़ेक्ट सामने आने लगे हैं, जिससे हमारे हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री भी प्रभावित हो गए, उसके बारे में जो कोविशील्ड नाम की वैक्सीन्स हैं, जिसको सीरम इंस्टीट्यूट बना रहा है, वो कह रहा है कि नहीं, हमारी वैक्सीन्स बहुत सुरक्षित है। वो भरोसे की बात कर रही है कंपनी। वो कह रही है कि यह सुरक्षित ही नहीं है, यह इम्यूनोजेनिक भी है, यानी कि इम्यूनिटी को बढ़ाती है, रेसिस्टेंस पैदा करती है, बॉडी में एंटीबॉडीज़ बना रही है। तो इसलिए इसको उस तरीके से नहीं देखा जाना चाहिए। और कहा है कि जो जिस वॉलंटियर ने, चेन्नई का मैं जिक्र कर रहा था, उस वॉलंटियर ने जो इस वैक्सीन्स बनाने वाली कंपनी पे जो आरोप लगाए हैं, उसको लेकर वो कंपनी कह रही है कि हम उसको डील कर लेंगे, हम उसको देख लेंगे, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। कंपनी की तरफ से ये आश्वासन है। अब दोस्तों, आप देखें कि इस पूरे मामले में 2 बातें बहुत साफ हैं। एक तो सरकारें वैक्सीन को लेकर माफ कीजिएगा, अपनी जनता को आश्वस्त कर रही है कि वैक्सीन आ जाएगा तो सब कुछ सामान्य हो जाएगा। दूसरी तरफ कंपनियां इस बात को कह रही हैं कि हम वैक्सीन के साथ तैयार हैं, हमारे ट्रायल्स लगभग फाइनल दौर में हैं और हम बहुत जल्दी वैक्सीन लेकर आ रहे हैं। तो अब एक वैक्सीन के इर्द गिर्द कोरोना वायरस से जो पूरी बहस थी, कोरोना वायरस से होने वाली मौतों के इर्द गिर्द जो बहस थी, वो बहस अब वैक्सीन के इर्द गिर्द आकर सिमट गई है। जाहिर है, मैंने पिछले वीडियो में भी इस बात को कहा था कि वैक्सीन का बाजार बहुत बड़ा बाजार है। वैक्सीन के निर्माण पर कंपनियों का लगभग $8 अरब खर्च हो चुका है। 7.89 अरब डॉलर का पूरा मामला है। तो जाहिर है कि ये खेल बहुत बड़े पैसे का है और इसमें बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों ने अपने इन्वेस्ट किए हैं। तो जाहिर है कि वो पैसे वो निकालेंगी और वो पैसे हमारे आपकी जेब से ही जाएंगे या सरकार की जेब से जाएंगे। तो दोस्तों, मैं आपसे जो बात कह रहा था उसमें मैं एक छोटी सी बात और जोड़ना चाहता हूँ। आमतौर पर जो दवाइयाँ बनती हैं या जो वैक्सीन्स बनाए जाते हैं, उसके जो ट्रायल्स होते हैं, उसमें जोखिम होता है। उसमें 2 तरह के जोखिम होते हैं। एक तो जो नेचुरल जोखिम है वो होता है, दूसरा कि बहुत सारी ऐसी जानकारियाँ जो कंपनी छुपा लेती है, जनता के सामने वो जानकारी नहीं आने देती और उस तरह से लगभग जनता के सामने उसकी हकीकत सामने नहीं आती। और जब कभी कोई बड़ी दुर्घटना होती है तब कंपनी के ऊपर सवाल खड़े होते हैं, कंपनी के उस प्रोडक्ट पे सवाल खड़े होते हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। इसके पहले भी कई बार ऐसा हुआ है। फेक शोध पत्र छापे जाते हैं, वो पूरा का पूरा मैकेनिज्म है, उस पर कभी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा। तो इस तरह से दवाओं के परीक्षण में बहुत सारी जानकारियां छिपा ली जाती हैं और जो मार्केटिंग की दृष्टि से जरूरी है उन जानकारियों को पब्लिश करके दवा बाजार में आ जाती है। अभी एक छोटी सी बात मैं आपको कहना चाहूँगा कि जो कंपनी है मॉडर्ना, फाइजर नाम की जो कंपनी है, वो कोरोना वायरस की
जो वैक्सीन्स हैं उसको उसने करीब 2 जगहों पर 2 देशों में उसको विपणन के अधिकार मिल गए हैं, बहराइन में मिल गए हैं और ब्रिटेन में मिल गए हैं। अब वो चाहती है कि भारत में, चूंकि भारत एक बहुत बड़ा बाजार है, 140 करोड़ की आबादी, 138 करोड़ की आबादी भारत में है, तो उसको लगता है कि इमरजेंसी परमिशन उसको मिल जाए। उसके लिए उसने अप्लाई भी कर दिया है और उसको उम्मीद है कि परमिशन मिल जाएगी, तो फिर वो इमरजेंसी उस वैक्सीन्स को, जिसके परीक्षण अभी चल ही रहे हैं, उसको वो लॉन्च कर सकती है। तो कंपनी की ये भी एक तैयारी है। साथ साथ राजनीतिक तौर पर भी एक मैं देख रहा हूं कि अलग अलग सरकारों के अपने दावे हैं, सत्ता के अपने दावे हैं। सरकार चाहती है कि वैक्सीन्स के लॉन्चिंग से लेकर वैक्सीन्स के आगे तक के कार्यक्रम का क्रेडिट सरकार को मिले। जाहिर है ये सारा का सारा मामला वोट बैंक का मामला है, मुझे उसमें कोई बहुत ज़्यादा आपसे बात नहीं करनी है। वोट आपका है, किसी पार्टी के नेता को आप वोट देते हैं तो आप तय करेंगे कि किसको क्या करना है। लेकिन ये वैक्सीन्स, ये बीमारी निश्चित रूप से राजनीति का एक मुद्दा बन गई है और उसमें आपकी एक अहम भूमिका है, तो इसलिए भी इसका जिक्र मैं यहाँ करना चाहता हूँ। दोस्तों, भारत सरकार के दावे हैं कि हमने पूरे इंतजाम कर लिए हैं। जैसे नोटबंदी के समय में नोट को पहुंचाने के लिए वायुसेना के विमान लगाए गए थे, वैसे ही सरकार का कहना है कि हमारे 28,000 कोल्ड चेन सेंटर्स बना लिए गए हैं जहां पर वैक्सीन को स्टोर किया जाएगा और इन कोल्ड चेन्स तक वैक्सीन को पहुंचाने के लिए एयरफोर्स के 100 से ज़्यादा विमान और हेलीकॉप्टर लगाए जाएंगे। पॉइंट टू पॉइंट डिलीवरी, लास्ट पॉइंट डिलीवरी, इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया गया है। वायुसेना ने भी अपना एक बयान दे दिया है कि वो पूरी तरह तैयार है, सरकार के आदेश का पालन करेगी और जो ऑपरेशन है, मतलब वैक्सीन पहुंचाने का जो ऑपरेशन है, उसके लिए वो सक्षम भी है। तो इस सारी चीज़ें, बातें अब सामने आ रही है। अब एक मैं छोटी सी बात कह के अपनी बात समाप्त करूंगा। वक्त इजाज़त नहीं देता लंबी बात करने का और वीडियो की अपनी सीमाएं होती हैं। मैं आपसे सिर्फ इतनी सी बात कहूँगा कि देखिए, वैक्सीन्स जब आएंगे तब आएंगे। वैक्सीन्स जब बीमारी से आपके शरीर में लड़ने की ताकत देंगे तो देंगे, लेकिन एक ताकत जो आपके हाथ में है वो है बचाव का। हमारे प्रिवेंटिव सोशल मेडिसिन में एक कहावत है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, यानी कि बचाव ही रोग का सबसे बेहतर इलाज है। तो दोस्तों, हम इस बात का ख्याल रखें, हम कोशिश करें कि ये मामला सिर्फ कोरोना वायरस का नहीं है, ये मामला तमाम उन बीमारियों का है जो वायरसेस से होते हैं, बैक्टीरिया से होते हैं, जिसमें हमारे शरीर का स्वास्थ्य प्रभावित होता है। उसमें हम अगर ये कोशिश करें कि शरीर को बीमारी होने से बचा लें तो एक बहुत बड़ा खर्चा, आपने देखा होगा कि कोरोना वायरस संक्रमण के इलाज पर 10 से 20 लाख रुपए तक के खर्च हो जाते हैं। 4-5 लाख तो मामूली सी बात है। तो इन सब चीज़ों से आप बच सकते हैं। इस महंगाई के दौर में आप अपनी जेब बचा सकते हैं, अपनी सेहत बचा सकते हैं। कोरोना वायरस और वैक्सीन से रिलेटेड ये सारी जानकारी मैंने आपके सामने इसलिए रखी कि आप अलर्ट रहें, आप सतर्क रहें। आपका जीवन महत्वपूर्ण है और उसकी रक्षा करना हम जैसे कार्यकर्ताओं की जिम्मेवारी है। इस वीडियो में इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।